वक्फ बोर्ड का एक्ट है, 1995 का ये एक्ट है, कहीं ना कहीं इसमें मुसलमानों के हुकूक मारने की जो बात है वो की जा रही है। मुसलमानों से उनकी ये संपत्ति, उनकी ये प्रॉपर्टीज लेके उनको परेशान करने की बात हो रही है। मुसलमानों को कमजोर करने के लिए अमेंडमेंट से उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है। महल भी अंडर वक्फ बोर्ड है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर भी आता है। बुलडोजर सरकार बन चुकी है, न जाने मुसलमानों के कितनी प्रॉपर्टीज को तो वो बुलडोज कर चुकी है। 200 करोड़ के करीब रेवेन्यू आता है इन तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज से। इस तरह से मदरसा एक्ट पे कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। महिलाओं को ज्यादा चांसेस मिलेंगे, तो आप महिलाओं को चांसेस देने के लिए आप पहले पार्लियामेंट में जो 33% की रिजर्वेशन की बात करते थे, वहां तो आप देख लो, सही मायने में अगर मुसलमान अपने हकों के लिए खुद खड़े हो जाएं, तो हिंदुस्तान में जिसमें एंटीला जैसी प्रॉपर्टीज, जिसमें अंबानी का पूरा परिवार रहता है, तो न सिर्फ अंबानी को अपना एंटीला खाली करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने की तरकीबें हैं। हमारे साथ हुदा जड़ीवाला है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से देश में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर नया एक्ट सरकार जो है लागू कर रही है, तो वहीं जो है राहुल गांधी ने कहा कि हमको जो है भनक मिली है कि ईडी हमको गिरफ्तार कर सकती है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वक्फ बोर्ड पे बातचीत करते हैं। मैम, किससे देख रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जो नया एक्ट आ रहा है, क्या इससे मुसलमानों को फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? देखिए, जो मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड का एक्ट है, 1995 का ये एक्ट है, कहीं ना कहीं इसमें मुसलमानों के हुकूक मारने की जो बात है वो की जा रही है, मुसलमानों के राइट्स को कर्टेल करने की बात की जा रही है। ये मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अभी से नहीं, न जाने कितनी मुद्दतों से उनके बाप दादा की प्रॉपर्टीज़ चलती आ रही हैं, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हों, उनको कहीं ना कहीं उसमें इतना रेवेन्यू कलेक्शन की बात होती है, उस रेवेन्यू को ख़त्म करने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं मुसलमानों से उनकी ये संपत्ति, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ लेके उनको परेशान करने की बात हो रही है। मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए ये तमाम जो अमेंडमेंट्स है, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है। अगर देखा जाए तो ताजमहल भी अंडर वक्फ बोर्ड है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर भी आता है, तो वो भी एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तमाम आप दरगाहों की बात कर लें, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, चाहे लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा हो, जो शियाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो अजमेर शरीफ की बात हो, जहाँ पे न सिर्फ हिंदुस्तान से दुनिया भर से लोग आते हैं, वो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के ही अंडर आती हैं। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के अंडर आई हुई ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें मुसलमानों को कहीं ना कहीं आप परेशान करने की ये जो तरकीबें हैं, नई नई तरकीबें मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढूंढती रहती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए अभी इतनी इसका बयानबाजी हो रही है, इस पर बातचीत हो रही है, और मेरा ख्याल से इस पर कहीं ना कहीं हमें आगे मज़ीद और सही मायने में इस पूरे मुद्दे को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम पूरे हिंदुस्तान की जो मुसलमान हैं उनके अंडर ये जितनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसमें बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात देख लें तो जो बुलडोज़र सरकार बन चुकी है, न जाने मुसलमानों के कितनी प्रॉपर्टीज़ को तो वो बुलडोज़ कर चुकी है। मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि तकरीबन 52,000 के करीब आज तक मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ या तो डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, या तो उनको कहीं ना कहीं ले लिया गया है उनसे। और अभी तो ये एक छोटा नंबर है, 200 करोड़ के करीब रेवेन्यू आता है इन तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ से। ये एक छोटा नंबर नहीं है। इससे मुसलमानों का कहीं ना कहीं आप काम करते हो। इससे हमने देखा किस तरह से मदरसा एक्ट पे कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड को अगर आप ला के आप कहीं ना कहीं ये बात कहते हो कि हम महिलाओं के उसमें हक बढ़ाएंगे, महिलाओं को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, तो आप महिलाओं को चांसेस देने के लिए आप पहले पार्लियामेंट में जो 33% की रिजर्वेशन की बात करते थे, वहाँ तो आप देख लो कहाँ पर महिलाओं को कौन सा रिजर्वेशन मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2019 को और 2024 को कम करे तो इनकी जो महिलाओं की जो तादाद है वो पिछले बार से अब कम है, और आगे आने वाले टाइम पे मजीद और कम ही होती जाएगी। लेकिन जहाँ पर लगातार ये भी आवाज़ उठाई जा रही है कि अंबानी का जो एंटीला बना हुआ है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर, क्या उसे भी खाली कराया जाएगा? क्या सही मायने में अगर मुसलमान अपने हुकूक मानने पे आ जाएं, सही मायने में अगर मुसलमान अपने हकों के लिए खुद खड़े हो जाएं, तो हिंदुस्तान में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों के अंडर आती थी, वो उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें एंटीला जैसी प्रॉपर्टीज़, जिसमें अंबानी का पूरा परिवार रहता है, जिसमें ना जाने कितने करोड़ों के फंक्शंस होते हैं, कितना करोड़ों जनता से लूटा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर चाहे वो SBI का 12 लाख करोड़ का जो कर्जा है वो नहीं उनसे वसूल किया गया हो, चाहे उनके ऊपर जितने सारे उन्होंने इरेगुलरिटीज़ करी हैं उसकी जो बात है उसको कहीं ना कहीं नहीं एड्रेस करके सिर्फ अगर हम उनके
खिलाफ की गई जो धांधलाई और बेईमानी है वही अगर देख लें तो मेरा ख्याल से उसमें अंबानी और अडानी टाइप के सारे लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो एंटीला जिसके दम पे वो दुनिया जहाँ के चाहे अपने बेटी की शादी पे दुनिया जहाँ के लोगों को बुला रही है, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, खुद मोदी जी वहाँ पे मौजूद है। अगर कल को सही मायने में मुसलमानों को जितनी उनकी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ है वापस दे दी जाएँ तो ना सिर्फ अंबानी को अपना एंटीला खाली करना पड़ेगा, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर खाली करने पड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह सरकार कह रही है कि कानून से फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, कानून से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। हम सिर्फ अगर ट्रिपल तलाक की भी जैसे अगर बात कर लें तो ये एक ऑर्डिनेंस था, एक एक्ट नहीं था जिसको इन्होंने इतनी बेबुनियाद तरीके से लागू कर दिया। और कहीं ना कहीं जो ट्रिपल तलाक का एक्ट है वो भी सिर्फ मुसलमान महिलाओं को परेशान करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। क्योंकि अगर एक महिला के साथ गलत हो रहा है, अगर एक मुसलमान महिला पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रही है और उसमें जो उसका शौहर है या एक्स शौहर कह लो, उसको अगर जेल में बंद कर दिया जाता है तो आगे परिवार कैसे चलेगा, घर बार कैसे चलेगा, उसके बच्चों की आगे की तालीम से लेके आगे की जो चीज़ें हैं वो मर्द कैसे कर पाएगा अपनी घरवाली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को भी सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए लागू किया गया था। और जैसे मैं कह रही थी, ये एक्ट में तब्दील नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस था, एक ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने न जाने इस पे कितनी कैंपेनिंग कर ली, इस पे कितना मुसलमानों को नीचा दिखा दिया। तो ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की नफ़रत फैलाने की तरकीबें हैं, मुसलमानों को परेशान करने की तरकीबें हैं, उनके हुकूक को ख़त्म करने की तरकीबें हैं। और इससे आगे आने वाले वक्त में जो मुसलमान हैं उनको मज़ीद और परेशान कैसे कर सके, ये उसकी सारी चीज़ें हैं जो ये नए नए तरीके से ईजाद करते रहते हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि ईडी आने वाली है जी, कैसे देख रहे हैं इसको? क्यों अगर ईडी आने वाली है, राहुल गांधी कह रहे भाजपा बौखलाई हुई है? बिल्कुल राहुल गांधी जी सही बयान दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा किस तरह से ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसमें किस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स को एक तरफा करने की कोशिश की गई, किस तरीके से चाहे वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हों, 6 महीने बाद वो छूटे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके। लेकिन आप 6 महीने के उनका वक्त ला सकते, नहीं ला सकते। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लें, 3 महीने के ऊपर हो गए। एक सिवियर अक्यूट डायबिटिक पेशेंट है वो, पिछले कहीं दफ़ा से 36 टाइम्स से ज़्यादा उनकी शुगर लेवल 50 या 50 से कम हो चुकी है। बावजूद उसके ना उनकी सेहत का कोई ध्यान दिया जा रहा, ना उनको ईडी के केस में जिसमें पीएमएलए एक्ट लगाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही पुराना ड्रैकोनियन लॉ है जिसके तहत जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर आ जाता है। अरविंद केजरीवाल जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इंटरिम बेल मिल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली हुई इंटरिम बेल। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से रातों रात सीबीआई पहुंच गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, परेशान करने के लिए। जो राउज एवेन्यू कोर्ट का बेल ऑर्डर है वो अपलोड भी नहीं हुआ था और सीबीआई वहाँ पे पहुंची हुई थी। बिल्कुल इसी तरह से किस तरह राहुल गांधी जी को परेशान किया गया, गुजरात के कोर्ट्स में उनको ज़बरदस्ती बुलाया गया, उनके खिलाफ भी कोई बात साबित नहीं हो सकी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मोदी जी से उनकी डिग्री मांग लेते हैं तो क्या गलत करते हैं? इंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने अगर वाकई कोई डिग्री ऐसी ना तो होती है, और अगर उन्होंने कोई सही में डिग्री करी है तो उनको दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।